Hello and good morning everyone. Welcome to the new fresh video. इस वीडियो में आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हमें संख्याओं और उनके प्रकारों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने एक संख्याओं के प्रकार का एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने आप लोगों के लिए संख्याओं के प्रकार को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है, आप देख सकते हैं। हमने परिमेय संख्या यानी कि यहाँ तक हम 8th लेवल तक ये चीज़ पढ़ चुके हैं और अब हम लोग 9th में आए हैं। तो 9th में हम लोगों को अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी अध्ययन करना है। साथ में हम 10th में जाएंगे तो हमें पूरे के पूरे ओवरऑल वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो हम इस तरह से ये संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, सम संख्या जिसमें 2 से विभाज्य हो जाता है और विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, पूर्णांक संख्याएं जिसमें 0 भी ऐड होता है और माइनस वाली संख्याएं भी, पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और धनात्मक संख्याएं यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं इसमें, और फिर भाज्य संख्याएं यानी कि जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाते हैं यानी कि इसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी यह स्वयं से भी डिवाइड होगी, 1 से भी डिवाइड होगी और अन्य नंबर्स भी होंगे जो इन्हें डिवाइड कर सकते होंगे। अभाज्य संख्या में केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम है, बाकी सभी संख्याएं कैसी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याएं इनफाइनाइट हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि इसमें से केवल 2 फैक्टर्स होंगे यानी कि इन्हें केवल 2 संख्याओं से डिवाइड किया जा सकेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि वह स्वयं मतलब जो भी संख्याएं हम लोग अभाज्य में चूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 केवल 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, यानी कि इसके केवल कितने फैक्टर होंगे, 2। तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। देन इसके बाद में हम बहुत सारे संख्याओं के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक, जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, एक थैली दी हुई है और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हम संख्याओं को समझने के लिए इस थैले का उपयोग करेंगे, जिससे हमें इजीली संख्याएं समझ में आ जाएंगी। आप देखेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं, यानी कि गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपने क्लास के बच्चों को काउंट कीजिए, उनको गिनिए, तो आप लोग क्या करेंगे, जब एक बच्चे को मैं खड़ा करूंगा कि आप चलिए स्टार्ट कीजिए, काउंटिंग करके बताइए कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कोई भी उठेगा और क्या काउंट करेगा, 1 2 3 इस तरह से, है ना कि कोई 0 से स्टार्ट करेगा। तो जो भी काउंट करने के लिए जो नंबर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं, ये हमारे लिए काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जिन संख्याओं को किसी वस्तु के गिनने के काम के लिए लिया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि टेबल पर रखी 5 किताबें, मेज़ पर रखी 4 पेंसिल, बस्ते में 6 रजिस्टर, इस तरह से। और हम ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। एक थैला है जिसमें हमने काफ़ी सारे नंबर्स लिख रखे हैं जो कि गिनने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक नेचुरल नंबर्स का एक थैला है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट में, एक 0, ये देखो एक बालिका है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर एक 0 ऐड कर रही है, यानी कि मिला रही है इस थैले के अंदर। तो इस थैले में जब 0 ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 0 को ऐड करने से हमें क्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। देखो 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हमें अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 मिला देते हैं, तो अब हम नंबर लाइन पर उसे देख भी सकते हैं। अब ये नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, यानी कि यहाँ पर इधर से इधर तक के जितने भी नंबर्स हैं ये सभी क्या आ रहे हैं, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं और इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, वो हम N से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी पाई जाती हैं। इस नंबर लाइन को आप ध्यान से देखेंगे, नंबर लाइन मीन्स संख्या रेखा पर ध्यान से देखेंगे आप, संख्या रेखा में और क्या उपस्थित है। तो हमने देखा था कि अभी ये 0 से राइट साइड के जितने भी नंबर्स थे
वो सभी हम लोग होल नंबर्स में काउंट कर चुके थे। लेकिन अभी याद रखना, हमने केवल पूर्ण संख्याओं की बात की है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से। अब हमें ध्यान से देखेंगे आप तो हमें यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी दिखेंगी, -1, -2, -3। तो इस तरफ इनफाइनाइट और इस तरफ भी इनफाइनाइट। तो हम ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में नहीं हैं, बट हम लोगों ने देखा कि नंबर लाइन में ये धनात्मक संख्याएं भी हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और 0 भी है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। विद डेफिनेशन आप बुक में देख सकेंगे। और साथ में अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो पूर्णांक है इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? इंटीजर। और इंटीजर का स्टार्टिंग वर्ड आप देखेंगे तो ये क्या होता है? आई। लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। क्यों करते हैं उसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। जर्मन शब्द ज़हलीन से यह लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, और जिसमें जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। यानी कि जेड ही क्यों चुने हैं उसके लिए यहाँ पर ये गिवन रीज़न है कि हम लोगों ने इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट क्यों किया गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं परिमेय संख्या, जो कि हमने 8th तक पढ़े हैं और 8 में हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसको हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं और इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे इस थैले के अंदर फ्रैक्शन वाली संख्याएं भी आ रही हैं और ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं तो हम ऑब्वियसली पीछे पढ़ ही चुके हैं। यानी कि एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को देता हूं। नंबर लाइन में जो n है यानी कि प्राकृत संख्याएं वो कैसी हो रही हैं? स्टार्ट 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, और फिर हम लोग ने W यानी कि होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। होल नंबर्स में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंटीजर। इंटीजर जिसको हम रेड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स में क्या आया? माइनस की संख्याएं भी आई, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी पूरी आई, और एट द एंड ये वाली संख्याएं भी पूरी उसके अंदर आई। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं क्यू, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये सभी नंबर्स इसमें अवेलेबल हैं। साथ में ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि फ्रैक्शन वाले हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक संख्या उठा लेता हूँ, जैसे 0 जो है इसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, 0/1 यानी कि 0। अब आप ध्यान से देखेंगे हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और साथ में ये जो p और q है ये पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक यानी कि इट्स अ इंटीजर। ठीक है, तो इसमें q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर का मान शून्य नहीं है, हमने 1 लिखे हैं। ठीक है, साथ में p और q दोनों इंटीजर ही हैं, 0 और 1 दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, साथ में फ्रैक्शन वाली संख्याएं, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने इसके पहले भी जो एक चार्ट देखा था जिसमें हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हमने ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पर जितने भी नंबर्स थे ये सभी के सभी नंबर्स हमने यहाँ पर देखो, ये एक फ्रैक्शन वाला नंबर लिखा हुआ था, ये एक फ्रैक्शन वाला नंबर लिखा हुआ था, ये एक लिखा हुआ था। तो ये सभी फ्रैक्शंस भी हम अब पढ़ चुके, जो कि परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट में अब हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप लोगों के बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इसके कारण हमें बताने हैं और अपने उत्तर को यहाँ पर लिखना है। तो आप ऑब्वियसली आप लोग के पास में ये उत्तर लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यहाँ पर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों का नॉलेज हमें है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो होती हैं ये क्या होती हैं भाई? 1 से लेकर के स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब प्रश्न क्या कहा कि पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ पे 0 भी है, पर 0 प्राकृत संख्या में है क्या? नहीं है। यानी कि
पूर्ण संख्या की जीरो को छोड़ करके सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती हैं, लेकिन जीरो नहीं, यानी कि प्रत्येक संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं हुई। इसलिए हम लोग कहेंगे यह असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु वह प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता है। जी हाँ, हमने अभी इसके पहले देखा था कि हम पूर्णांकों को, प्रत्येक पूर्णांकों को हमने क्या किया था, P/Q के रूप में लिख सके थे। जैसे मान के चलिए अगर -3 भी कहेंगे तो -3/1 लिख देंगे। ये फ्रैक्शन वाली संख्या है, इसके वैल्यू तो -3 ही होता है। यानी कि हम लोग पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर हमने P/Q के रूप में लिखा यानी कि वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास में प्रश्न दिया हुआ है 3/5। क्या यह पूर्णांक है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 2 मेथड्स दी हुई हैं। ठीक है, तो विधि नंबर 1 हम लोग क्या ट्राई करेंगे, मेथड 1। अब हम देखेंगे सबसे पहले तो 1 है और क्या है, 2 संख्या है, 2 है ना। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक औसत वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे हम 2 नंबर्स के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, 1 है, इसको अगले वाले नंबर से जोड़ते हैं, यानी कि 2 से जोड़ेंगे और 2 से ही क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे औसत होता है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो 2 को हम लोग जोड़ेंगे, दोनों नंबर्स को, चाहे वटेवर वो कोई सी भी संख्या हो, और उसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसका हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2। यानी कि ये जो 3/2 है, ये 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। अब हमें और भी संख्याएं पता करनी है, तो हम पता कर सकते हैं। देखिए 3/2 अब कहां पर प्राप्त हो गई है हमें, 1 और 2 के बीच। यानी कि अब हम अगर 1 और 3/2 इसको भी जोड़ें और 2 से डिवाइड करें, तो यह संख्या भी इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं उपस्थित होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग ये मेथड करते जाएंगे। तो हमने एक नंबर तो प्राप्त कर लिया है, मैं इसको एक अलग से लिख देता हूँ। पहला नंबर हमने क्या प्राप्त किया है, 3/2। और भी हम नंबर्स प्राप्त करते जाएंगे, हम वहाँ पे साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि इसके बटे में 1 है। अब हम इन दोनों में एलसीएम लेते हैं ऊपर वाली संख्याओं में। तो ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2 और फिर ये 3 पूरे के बटे में 2, और इन सब के बटे में क्या चल रहा है, 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस वाले निशान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 + 3/2 एंड मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे जो हर है ना, और ये जो अंश है ये अब पलट जाएगा। ठीक है, तो हमने डिवाइड का निशान जैसे ही हटाए, ये संख्याएं कैसी होती हैं, पलट जाती हैं। तो हर ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हमें, अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें नया नंबर प्राप्त होने वाला है। 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और बटे में 2, और गुणे में क्या लिखा हुआ है, 1/2। यानी कि इनका आपस में गुणा होगा, तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। तो 5/4 जो है ये हमारे पास में दूसरा नंबर एक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने इसमें 1 और 2 के बीच, ठीक है, यहाँ पर हम 1 और 2 के बीच अलग अलग तरह से नए नए परिमेय संख्याएं प्राप्त करते जा रहे हैं। अब कुछ बच्चों को ये मेथड थोड़ा सा टफ लगता है, बट आप लोगों को सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, इससे सेकंड मेथड जो है वो बहुत इजी है, बट आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिलहाल आप लोग के पास में सेकंड मेथड है, पर ये फ्रैक्शंस सॉल्व करने हैं तो आप इसी मेथड से करेंगे। यानी कि एलसीएम जो है ये आपको आना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए, फ्रैक्शंस को ऐड करना आना चाहिए। तो फ्रैक्शंस ऐड करने के लिए ऊपर आपको आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। मैंने फ्रैक्शंस जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सिखाया है बहुत अच्छे से।
अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। अभी हम इसी तरह से, जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा कि 3/2 है और 5/4 है, तो इन दोनों को अगर जोड़कर हमने 2 से भाग दिया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई, ये दोनों संख्याएं अगर 1 और 2 के बीच की हैं तो इन दोनों के बीच की संख्या भी तो 1 और 2 के बीच होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़कर फिर से 2 से भाग देंगे, यानी कि हम ओवरऑल यही चीज करते जाएंगे। जितने भी नंबर हमें चाहिए हम सभी के सभी नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमें ओवरऑल करना क्या है, यहाँ पर पहली संख्या जिसको हम r मान लेंगे, दूसरी संख्या जिसको हम s मान लेंगे, तो हमेशा r प्लस s/2 करते जाना है। जैसे अभी मेरे को, अगर मैंने संख्या पहली इसको r मान लिया, दूसरी इसको s मान लिया, यानी कि ये इन दोनों संख्या की बात कर रहा हूँ, इसे r इसे s मान लिया, तो मेरे को क्या करते जाना है, r प्लस s/2 करते जाएंगे और हमें बीच में प्राप्त संख्याएं होती जाएंगी, परिमेय संख्याएं 1 और 2 के जो बीच में होंगी। तो इससे आप लोग बुक में आंसर देख भी सकते हैं। हमें जो नंबर्स प्राप्त हो रहे थे 3/2, 5/4, इस तरह से 11/8 और 13/8 और 7/4, ऐसी संख्याएं हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड में चलते हैं। सेकेंड मेथड में क्या होगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे नोट डाउन कर लेना है। पहली संख्या क्या दी हुई है हमारे पास, यानी कि किन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो उसमें जो पहली संख्या है हमारे पास में वो क्या है, 1, और दूसरी संख्या क्या है, देखो भाई दूसरी संख्या है हमारे पास में 2 और पहली संख्या है हमारे पास 1। 1 और 2 के बीच में हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, परिमेय संख्याएं। तो कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, हमें कहा गया है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इस 5 में हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यही 6 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पहली संख्या में 6/6 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 6/6 से गुणा कर देंगे। ऑब्वियसली अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ध्यान से देखिए, 6/6 से गुणा करने पर यहाँ क्या आएगा, 6/6 आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12, यानी कि 12/6। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 काट देंगे तो आपके पास में यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप 12/6 को भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वो संख्या अभी भी वही की वही है। यानी कि ये जो 6/6 है ये अभी भी क्या है, 1 है। और इसके बीच में हमें कितनी संख्याएं प्राप्त करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं प्राप्त करनी है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये फिर 12/6, यानी कि ये 2 है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या कितनी है, 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके बीच में संख्याएं लिख देना है बस। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, हमेशा 6 लिखेंगे, यानी कि हर के जगह में हमेशा 6 ही आएगा। और ऊपर जो हम काउंटिंग नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है, इनमें नंबर्स लिख देना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 6 के बाद क्या आता है, 7, तो ये 7/6 हमारा पहला आंसर हो जाएगा। 8/6 दूसरा, 9/6 तीसरा, और 10/6 चौथा, और 11/6 पांचवा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया है भाई, हमने यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये निकाल लिए हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझा सकूँ और आप लोग ईजिली इसे समझ पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।